हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रवीण जांगिड़। हाँ, ये प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जरूर पढ़ाऊंगा। और टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि नाउन के बाद में आपको वर्ब वाला टॉपिक पढ़ा दूं या फिर टेंस पढ़ा दूं या पैसिव वॉइस पढ़ा दूं। इस तरह की टीचिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब शुरुआत ही कर दी है तो आपको नीचे से लेकर और ऊपर तक का जो जितना कंप्लीट नॉलेज होता है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज छठे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है केस। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा है कि भाई नाउन के क्या क्या चीज बन सकती हैं, नंबर, जेंडर और केस। नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, जेंडर भी कंप्लीट हो चुका है और आज बारी है केस की। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं आपको कि जो एक केस है इसका मीनिंग बताने से पहले, इसके टाइप्स बताने से पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाएगी ज्यादातर। क्योंकि यदि आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आगे आने वाला जो टॉपिक रहेगा ना हमारा केस, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऐसी मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वह संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य के कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट होता क्या है? एक्चुअल में कोई भी वाक्य दिया हुआ होता है ना, तो उसमें काम तो दिया हुआ होगा, यानी कि वर्ब तो दे रखी होगी। तो सिंपली आपको वर्ब से ये सवाल करना है कौन, किसने और किसके द्वारा, तो आपको सब्जेक्ट का आंसर पता चल जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई सेंटेंस में आने वाला जो पहला जो शब्द होता है ना वही सब्जेक्ट होता है। ये जरूरी नहीं है। केवल आपको वर्ब से सवाल करना है कौन, किसने और किसके द्वारा, तो आपको किसका जवाब मिल जाएगा? सब्जेक्ट का। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में देखें ना, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में राहुल ईट्स फ्रूट्स। तो देखिए दोस्तों इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? खाने का। तो अगर हम इस खाने से सवाल करें कौन खा रहा है, तो जवाब आता है राहुल। तो हम ये कहेंगे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? राहुल। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है देवेंद्र एंड रवि प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे काम हो रहा है खेलने का। यदि हम यहाँ सवाल करें कौन खेल रहा है, तो जवाब आया देवेंद्र और रवि। तो इस तरह से इस सेंटेंस में जो दो संज्ञाएं हैं ना, देवेंद्र और रवि, इन दोनों संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। अगर ठीक इसी तरह से थर्ड सेंटेंस की तरफ देखें तो थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है ही एंड शी रोट पॉइंट्स। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस थर्ड सेंटेंस में काम हो रहा है लिखने का। तो ये लिखने का कार्य कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर आता है ही और शी के द्वारा। इसलिए इस सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन है? ही और शी। इसी तरह से यदि फोर्थ सेंटेंस की तरफ चलें तो इसमें लिखा हुआ है रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंजीनियर्स। इसका हिंदी ये होता है कि सड़कों का निर्माण अभियंताओं के द्वारा, मतलब इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था ना कि सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि शुरुआत में आने वाला जो शब्द है उसी को आप सब्जेक्ट कह बैठो। यहाँ फोर्थ सेंटेंस में देखिए आप अच्छी तरह से, शुरुआत में तो रोड्स आ रहा है ना, यहाँ पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्ट करने का। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। तो इस सेंटेंस में रोड का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर आ रहा है इंजीनियर्स के द्वारा। इसलिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? इंजीनियर्स। इसी तरह से यदि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वह संज्ञा या सर्वनाम जिस पर वाक्य की क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ठीक इसी तरह से जैसे मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट का आंसर करने के लिए या सब्जेक्ट का जवाब पाने के लिए हम क्या सवाल करते हैं? क्रिया से कौन, किसने और किसके द्वारा। अगर हमें ऑब्जेक्ट का जवाब भी ढूंढना है तो हम क्रिया से सवाल करेंगे किसे, किसको और क्या। अगर हमने इस 3 प्रकार के सवालों में से कोई भी एक सवाल कर लिया तो वाक्य में आने वाला ऑब्जेक्ट हमें पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यदि हमें ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक को सही ढंग से समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो निर्जीव संज्ञा होती है ना उसे तो हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सजीव संज्ञा होती है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम क्रिया से क्या सवाल करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जवाब मिलेगा, जबकि हम क्रिया से किसे और किसको, इस तरह के अगर हम सवाल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें ना तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मिस्टर सक्सेना ड्रिंक्स एप्पल जूस। मिस्टर सक्सेना एप्पल का जूस पीते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर काम हो रहा है पीने का। यदि हम पीने से सवाल करें कि क्या पिया जा रहा है तो आंसर आता है एप्पल जूस। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एप्पल जूस। क्योंकि अगर हम इस तरह से भी देखें ना, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई थी कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े या क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा पर पड़े उस संज्ञा को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें ना, काम क्या हो रहा है, पीने का, तो पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बेचारे एप्पल जूस पे पड़ रहा है ना, इसीलिए ये एप्पल जूस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें तो इसमें लिखा हुआ है टीचर गैव मोहन ए पेन। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहां पर आने वाले ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो मोहन और एक है ए पेन। अब यहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता करना है कि कौन सा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इससे पहले हमें यह देखना होगा कि दूसरे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है देने का। अगर हम सवाल करें देने से क्या दिया जा रहा है तो आंसर आ रहा है ए पेन, एक पेन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये निर्जीव है। अगर हम सवाल करें किसे दिया जा रहा है तो आंसर आ रहा है मोहन को दिया जा रहा है। तो मोहन यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये मोहन सजीव है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई सिस्टर टीचेस अस साइंस। मेरी सिस्टर यानी मेरी बहन हमें साइंस पढ़ाती है। अब बताइए दोस्तों, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। अब क्या पढ़ाया जा रहा है, साइंस। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाया जा रहा है, अस, हमें, तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको केस पढ़ने से पहले ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं केस के बारे में। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और बात यह है कि अधिकतर जो टीचर्स होते हैं ना, केस का डेफिनेशंस बताने में हिचकिचाते हैं। किसी भी बुक में केस की डेफिनेशन या केस का जो अर्थ है ना, वो इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि स्टूडेंट उसको आसानी से समझ पाए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि केस का मीनिंग क्या होता है, केस किसे कहते हैं। तो कारक एक ऐसा संबंध है, दोस्तों ध्यान रखना, केस का मेन जो काम होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, वो होता है संबंध स्थापित करना। और इस तरह से ये परिभाषा इस तरह बनी हुई है कि कारक एक ऐसा संबंध है जो किसी संज्ञा का वाक्य की अन्य संज्ञा के साथ स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं ना तो आप इसको बेस्ट तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है द लॉइन एट द माउस। हिंदी अर्थ क्या हुआ, शेर ने चूहे को खाया। सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द माउस एट द लॉइन, यानी कि चूहे ने शेर को खाया। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, शेर और चूहे में एक संबंध स्थापित करना है ना, यानी कि हमें यह बताना है कि भैया किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट किसको बनाना है, लॉइन को या माउस को। तो ये दोनों अलग अलग संज्ञाएं हैं, इन दोनों में संबंध इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि एक को तो सब्जेक्ट बना दो और एक को ऑब्जेक्ट बना दो। सपोज करिए कि वास्तव में जो शेर था ना वो एक चूहे को खा रहा था, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, फर्स्ट वाले की तरह, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस दे रखा ना वैसे बनाओगे। अगर आपने सेकंड सेंटेंस बना दिया तो बिल्कुल आपका अर्थ गलत हो जाएगा। और ये अर्थ गलत क्यों होगा, क्योंकि आपने ये जो माउस, सेकंड सेंटेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि ये जो माउस है ना इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया और लॉइन को ऑब्जेक्ट बना दिया। जबकि मैंने आपको पहले बताया था अच्छी तरह से कि भैया काम जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से हमें यह समझ में आया कि केस क्या होता है, दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करता है, इससे उसे ही हम केस कहते हैं। अब केस को अच्छी तरह से समझने के बाद में हमें यह पता होना चाहिए कि केस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, केस इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता कारक। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, और एक है पजेसिव केस संबंध कारक, और अंत में है वोकेटिव केस संबोधन कारक। अब देखिए दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना वो 2 तरह का होता है, एक डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। अब इन्हीं केस के चारों टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल से पढ़ेंगे।
तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस से। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में लिखी हुई संज्ञा को हम सब्जेक्टिव केस के रूप वाली संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सुरेश इज ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर काम हो रहा है पीने का। अब पीने का काम हो रहा है तो इससे सवाल करो कौन पी रहा है, किसने पिया? तो आंसर आया क्या? सुरेश। तो यहाँ पे सुरेश क्या है? सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो सुरेश है वो सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा गया है। अब यदि बात करें हम ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है दोस्तों। ऑब्जेक्ट के रूप में लिखी गई संज्ञा को ऑब्जेक्टिव केस वाली संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने इसके नीचे लिखा है, मोहन स्लैप्ड सुरेश, कि मोहन ने सुरेश को थप्पड़ मारा। तो जैसा दोस्तों मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है सुरेश, क्योंकि काम हो रहा है थप्पड़ मारने का। उस थप्पड़ मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सुरेश पर। बेचारे सुरेश को ही तो थप्पड़ सहना पड़ा ना, तो इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? सुरेश। अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव केस कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस दो टाइप के होते हैं, एक तो है डेटिव केस और एक है एक्यूजेटिव केस। तो दोस्तों ये होते क्या हैं दोनों? तो सबसे पहले बात करते हैं डेटिव केस की। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली संज्ञा होती है ना दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेटिव केस संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी गैव राम ए पेन। यहाँ पर पेन दिया गया, किसको पेन दिया गया? राम को। तो राम क्या है? सजीव संज्ञा है ना, और जो सजीव संज्ञा होती है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम डेटिव केस वाली संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से यदि हम दूसरा टाइप देखें इसका, तो वो है एक्यूजेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस किसे कहते हैं? तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाली संज्ञा को हम एक्यूजेटिव केस वाली संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, शी गैव ए पेन टू राम। मैंने एक पेन राम को दिया। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, टू क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो संज्ञा होगी उसे हम कहेंगे एक्यूजेटिव केस वाली संज्ञा। अब अगर हम केस के थर्ड टाइप की बात करें, तो वो है दोस्तों वोकेटिव केस। अब ये वोकेटिव केस क्या होता है? इसका अर्थ होता है संबोधन कारक। जब संज्ञा को आदेश देने या प्रार्थना करने के लिए उस संज्ञा को बुलाया या पुकारा जाता है, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब उस संज्ञा को हम संबोधन कारक वाली संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मोहन कम हियर प्लीज। तो इस सेंटेंस को बोलने पर यह पता चल रहा है कि जो भी मोहन को पुकार रहा है ना, वो उसे प्रार्थना कर रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मोहन प्लीज यहाँ पे आ जाओ। तो इस तरह से जो मोहन है वो कौन से केस में है? वोकेटिव केस में। इसी तरह से यदि सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, इसमें लिखा हुआ है डोंट प्ले आउटसाइड द हाउस रघु। मतलब ये हुआ कि इसमें कहने वाला ये कह रहा है कि रघु आप घर के बाहर मत खेलो। तो इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में मोहन, सेकंड सेंटेंस में रघु, ये जो दोनों संज्ञाएं हैं वो वोकेटिव केस में है, क्योंकि इनसे या तो प्रार्थना की जा रही है या फिर इनको ऑर्डर दिया जा रहा है, और इस वजह से इनको पुकार कर बुलाया जा रहा है, इसलिए ये वोकेटिव केस वाली संज्ञा कहलाएंगी। अब अगर हम बात करें केस के फोर्थ टाइप की, तो उसे हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। तो दोस्तों पॉजेसिव केस इस केस वाले टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि आपके एग्जाम में पॉजेसिव केस से रिलेटेड ही एरर्स पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि पॉजेसिव केस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा पर अधिकार दर्शाना हो, तो उन्हें केस के जिस रूप में लिखा जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। पॉजेसिव केस का कार्य एक संज्ञा का अधिकार दूसरी संज्ञा पर जताने के लिए किया जाता है। अगर आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आई है तो दूसरी परिभाषा और लिखी है मैंने, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस क्या होता है? यदि संज्ञा के बाद में अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस एवं ऑफ में से कोई एक आए, तो ऐसी संज्ञा को पॉजेसिव केस वाली संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ, इन तीनों का मतलब का, के, की ही होता है। चाहे अपोस्ट्रोफ ले लो या फिर अपोस्ट्रोफ एस ले लो या फिर ऑफ, इन तीनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? का, के और की। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ज्योति's cow was grazing in the field, कि ज्योति की जो गाय है ना वो
मैदान में चल रही थी। तो यहाँ पर ज्योति के बाद में देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ और एस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ज्योतिष काऊ, ये जो संज्ञा है ज्योति और काऊ, ये दोनों पजेसिव केस में हैं। इसी तरह से यदि सेकंड एग्जांपल को देखें, इसमें लिखा हुआ है ही क्लोज्ड द डोर ऑफ माय रूम। इसका हिंदी अर्थ होता है कि उसने मेरे कमरे का दरवाजा बंद किया। तो इस तरह से यहां पर आने वाली जो संज्ञा है ना, डोर और ये रूम, ये दोनों संज्ञाएं दोस्तों पजेसिव केस में है, क्योंकि इन दोनों संज्ञाओं के बीच में ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से यदि थर्ड सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा जा रहा है कि सतीश लिव्स इन बॉयज हॉस्टल, कि सतीश लड़कों के हॉस्टल में रहता है। तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल अपोस्ट्रोफ का यूज किया जा रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे कहने का मतलब था कि अपोस्ट्रोफ अकेला केवल, या फिर अपोस्ट्रोफ के साथ में एस या फिर ऑफ, यदि दो संज्ञाओं के बीच में लिखा जा रहा है तो ऐसी संज्ञाओं को हम पजेसिव केस वाली संज्ञा कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में अब तक केस से संबंधित क्या क्या पढ़ लिया, केस की डेफिनेशन, केस के टाइप्स, उन टाइप्स के बारे में उनकी परिभाषाएं देखी हैं और उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश की है। अगले आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि नाउन का पजेसिव केस कैसे बनाया जाता है। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उनके कुछ नियम होते हैं बनाने के, जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है 3 एग्जाम्पल में, कहीं पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज हो रहा है, कहीं पर ऑफ का यूज हो रहा है, कहीं पर केवल अपोस्ट्रोफ का यूज हो रहा है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि तीनों का अर्थ तो काके की ही होता है। क्यों ना हम अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल कर लें हर जगह, क्यों ना हम अपोस्ट्रोफ एस का ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन नहीं दोस्तों, अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ, इनको लगाने के, इनको जोड़ने के अलग अलग नियम होते हैं। आज हम सीखेंगे कि पजेसिव केस कैसे बनाते हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में केस वाला जो टॉपिक है ना, केस वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से जो अधिकतर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं ना, वो आते हैं पजेसिव केस से रिलेटेड। तो सबसे मुश्किल बात यह है कि पजेसिव केस कैसे बनाएं। तो दोस्तों, पहले की तरह जैसा कि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स बना दिए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को वो चीजें अच्छी तरह से और काफी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे दोस्तों कि पजेसिव केस कैसे बनाएं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। यदि हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि प्रथम संज्ञा, अरे वाह, मतलब बिल्कुल हिंदी झाड़ दी मैंने तो यहाँ पे। प्रथम मतलब ये है दोस्तों कि यदि फर्स्ट वाला जो नाउन है ना, वो सजीव हो, लिविंग हो और साथ में एक वचन हो। ध्यान रखिएगा, सजीव और एक वचन होना चाहिए। तो हम उसका पजेसिव केस बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें अपोस्ट्रोफ एस जोड़ देंगे। जैसा कि यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, पहली संज्ञा प्लस अपोस्ट्रोफ एस प्लस दूसरी संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, मेरे पिताजी का कार्यालय। तो सबसे पहले ये देखिए कि हिंदी में लिखा हुआ जो ये सेंटेंस है ना, क्या ये वास्तव में पजेसिव केस में है? तो हमारा जवाब होगा हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी इसमें पहली संज्ञा है, उसके बाद में का आ रहा है और फिर दूसरी संज्ञा आ रही है कार्यालय। तो दो संज्ञाओं के बीच में का के की आए तो इसका मतलब क्या है कि वो पजेसिव केस में है। अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएं, मतलब पजेसिव केस बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि भैया देखो, पहली जो संज्ञा है ना, मेरे पिताजी, ये सजीव है क्या? बिल्कुल सजीव है। क्या ये एक वचन है? हाँ, बिल्कुल एक वचन है। तो इस तरह से इसका पजेसिव केस बनेगा माय फादर्स ऑफिस। मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, पहले आप अंग्रेजी बनाएंगे पहली वाली संज्ञा का, तो मेरे पिताजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माय फादर। उसके बाद में क्या जोड़ोगे, अपोस्ट्रोफ एस, और फिर बाद में कार्यालय जो है उसका इंग्लिश बना दो ऑफिस। इसी तरह से यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, प्रवीण की कोचिंग, यहाँ पे भी मेरा ही नाम आ गया क्या? आया कैसे नहीं होगा भाई, लिखने वाला तो मैं ही था ना। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, किसी का भी कोई भी कैसा भी नाम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज तो हमें क्या समझना है कि पजेसिव केस कैसे बनाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहली संज्ञा है ना, वो है प्रवीण, जो कि सजीव भी है और एक वचन भी है। तो इसका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे, ठीक फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरह पहले प्रवीण का इंग्लिश लिखेंगे, जो कि मैंने लिख दिया है। उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस जोड़ा है और उसके बाद में कोचिंग की स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिख दी है। तो इस तरह से यदि पहली संज्ञा क्या हो, सजीव और एक वचन होना, तो हम उसका पजेसिव केस बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, अपोस्ट्रोफ एस। अब इसी तरह से अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2
हमें ये कहता है कि यदि पहली वाली संज्ञा सजीव भी हो लेकिन एक वचन की जगह क्या हो, बहुवचन हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो कैटेगरी आती हैं, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुवचन हम एस जोड़कर भी बना सकते हैं और कुछ नियम ऐसे भी थे जिनमें एस नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए, जो एक कैटेगरी है वो मैंने बनाई है ऐसे बहुवचन रूप जिनमें एस जोड़कर उनका बहुवचन रूप बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक जो नियम है वो हमें ये कहता है कि यदि बहुवचन रूप एस जोड़कर बनाया गया है तो केवल और केवल आपको अपोस्ट्रोफ ही जोड़ना है पजेसिव केस बनाने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है पहली संज्ञा प्लस ओनली अपोस्ट्रोफ प्लस दूसरी संज्ञा। तो यदि हम इसमें पहला एग्जांपल देखें तो पहला एग्जांपल कुछ इस तरह से है, लड़कों का विद्यालय। तो इसमें आने वाली जो पहली संज्ञा है ना, वो एक तो सजीव है और दूसरी कंडीशन ये कि ये बहुवचन रूप में है। तो इनका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे? पहले लिखा लड़कों की स्पेलिंग जो कि है बॉयज। उसके बाद में देखो, मैंने केवल और केवल अपोस्ट्रोफ का ही यूज किया है, एस यूज नहीं किया है, क्योंकि बॉय एक होता है और बॉय का बहुवचन बनाते हैं तो उसमें एस जुड़ता है, इसलिए यहाँ पे केवल और केवल अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद में विद्यालय की स्पेलिंग लिख दी गई है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है राजाओं का युद्ध। तो सबसे पहले राजाओं की अंग्रेजी क्या होगी? किंग्स। फिर उसके बाद में अपोस्ट्रोफ जोड़ा और फिर युद्ध का स्पेलिंग क्या होता है? वॉर। तो यहाँ पे क्या हो गया? किंग्स वॉर। इस तरह से आप दोस्तों मुझे बताइएगा कि लड़कियों की स्टाइल का पजेसिव केस बनाने के लिए क्या इंग्लिश बनना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब यदि बात करें कि बहुवचन रूप यदि एस जोड़कर न बनाए तो उस स्थिति में हम पजेसिव केस बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? तो सीधी सी बात है, यदि दोस्तों बहुवचन रूप एस जोड़कर न बना हो तो आपको केवल अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना होगा। ये नियम सेम उसी की तरह है जैसे हमने पहले इसका रूल नंबर फर्स्ट बताया था ना, कि यदि सजीव संज्ञा हो और साथ में एक वचन हो तो उसमें पजेसिव केस बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं? अपोस्ट्रोफ एस। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हम अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है आपके लिए, पहली संज्ञा प्लस अपोस्ट्रोफ एस प्लस दूसरी संज्ञा। देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चूहों की पूछ। तो देखिए दोस्तों, ये चूहो शब्द जो है बहुवचन है कि नहीं? है बहुवचन और साथ में सजीव भी है। तो चलिए इसका बहुवचन रूप बनाइए। एक वचन को तो हम बोलते हैं माउस, लेकिन इसका बहुवचन क्या होता है? माइस। अब देखिए दोस्तों, जो ये माइस शब्द है ये बहुवचन रूप में है और साथ ही साथ इसमें एस जुड़ा भी नहीं है, क्योंकि इनका बहुवचन बनाने के लिए हम एस नहीं जोड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसका पजेसिव केस बनाने के लिए क्या किया? मतलब ये है कि का, के और की का इंग्लिश बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया? अपोस्ट्रोफ एस इस्तेमाल किया। और इसी तरह से पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल। अगर हम इसी तरह से दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदमियों की आदत। तो देखिए दोस्तों, पहली जो संज्ञा है आदमियों लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा आदमी है, इसलिए ये बहुवचन रूप में आया है। लेकिन अगर हम एक आदमी को मैन बोलते हैं तो एक से अधिक आदमियों क्या बोलेंगे? मेन। तो यहाँ पर इनका बहुवचन रूप बनाने के लिए हमने एस तो जोड़ा ही नहीं, इसलिए हम इनका पजेसिव केस बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? अपोस्ट्रोफ एस। तो इस तरह से आदमियों की आदत का अंग्रेजी क्या हो गया? मेंस हैबिट। अगर हम अब रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 हमें यह बताता है कि यदि दोनों संज्ञाएं निर्जीव हुई तो भाई देखो, जो रूल नंबर फर्स्ट था वो तो हमें बता रहा था कि भैया पहली जो संज्ञा है सजीव होनी चाहिए और एक वचन होनी चाहिए। इसी के साथ रूल नंबर 2 से हमें पता चला कि यदि पहली संज्ञा सजीव हो लेकिन बहुवचन रूप में हो तो क्या करें। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि रूल नंबर 1 और 2 हमें केवल और केवल सजीव संज्ञाओं के बारे में बताता है, जबकि रूल नंबर 3 हमें निर्जीव संज्ञाओं के बारे में बताता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनका पजेसिव केस बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, जो कि है द प्लस दूसरी संज्ञा प्लस ऑफ प्लस द, या अगर कोई पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो वो इस्तेमाल करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, द और पजेसिव प्रोनाउन का एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है, वो खैर अपन नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे। प्लस पहली संज्ञा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो दोस्तों एग्जाम्पल में है कमरे की खिड़की। अब देखिए दोस्तों, जो आने वाली दोनों संज्ञाएं हैं ना, एक तो कमरा और एक है खिड़की, दोनों निर्जीव है कि नहीं? बिल्कुल निर्जीव है। तो इनका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे द, फिर यहाँ पर जो दूसरी संज्ञा है ना खिड़की, इसका इंग्लिश बना दो विंडो, उसके बाद में ऑफ लगाया और फिर द लगाया और फिर द के बाद में जो पहली संज्ञा थी ना उसका इंग्लिश लिख दिया रूम। तो इस तरह से कमरे की खिड़की का इंग्लिश क्या हुआ? द विंडो ऑफ द रूम। इसी तरह से यदि दूसरे एग्जाम्पल की बात करें ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है घर की छत।
तो चलिए इसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। पहले लिखेंगे द, फिर रूफ यानी कि दूसरी संज्ञा का इंग्लिश बनाना है, फिर ऑफ, फिर द, फिर हाउस जो कि पहली संज्ञा लास्ट में आती है। इसी तरह से यदि हम देखें पुस्तक का पेज नंबर, तो सबसे पहले हम देखेंगे दूसरी संज्ञा से पहले द लगाया, फिर दूसरी संज्ञा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, फिर ऑफ का इस्तेमाल किया और फिर द, और फिर जो पहली संज्ञा थी ना पुस्तक, उसका इंग्लिश बना दिया बुक। इसी तरह से यदि हम लास्ट वाले एग्जांपल की बात करें, जो कि मैं बता रहा था ना पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, तो वो इस तरह से है मेरे मोबाइल की बैटरी। तो सबसे पहले ये दोस्तों ये जानिए कि ये जो सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, क्या ये पॉजिटिव केस से संबंधित है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच में की आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इनका पॉजिटिव केस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा द, फिर दूसरी संज्ञा बैटरी, फिर ऑफ, फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव केस है ना मेरे मोबाइल यानी मेरा मोबाइल, तो मेरे का अंग्रेजी क्या होता है माई, और फिर मोबाइल लिखा है मैंने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे माई आएगा, द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपने इसका इंग्लिश ऐसे बनाया ना द बैटरी ऑफ द माई मोबाइल, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये जितने भी मैंने नियम यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। और जो मैंने इस वीडियो में आपको एक सवाल पूछा था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। अरे भाई सारे कमेंट बॉक्स खाली पड़े हुए हैं, अगर जवाब नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो। भाई सीधी सी बात है, आप कुछ तो पूछा करो, टीचर को पूरा ही आराम दे रहे हो क्या? चलो ऐसे बच्चे भी अच्छे हैं जो टीचर को आराम देते हैं। टीचर क्लास ले रहा है और बच्चे भाई साहब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस चुपचाप देखे देखे सुन रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल होती नहीं है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि भैया आपको सब कुछ आता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखा करो और कुछ समस्या है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तो जरूर आप मेरे से पूछा करो। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमको दी गई संज्ञा 2 से ज्यादा हो सकती है। तो रूल नंबर 4 हमें यही बताता है कि यदि 2 से ज्यादा संज्ञा हो तो उस स्थिति में हम उनका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, द प्लस अंतिम संज्ञा प्लस ऑफ प्लस पहली संज्ञा प्लस अपोस्ट्रोफ एस प्लस दूसरी संज्ञा। अब देखिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में लिख रखा है विजय के दोस्त की बहन। तो देखिए दोस्तों, इस हिंदी वाले सेंटेंस में 3 हमें संज्ञा दी गई है, एक तो विजय, एक दोस्त और एक बहन। अब इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, जो संज्ञाएं आती हैं, उनका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, द, और फिर ये देखिए इसमें लास्ट वाली संज्ञा क्या है, बहन, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सिस्टर। फिर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑफ का यूज किया, फिर उसके बाद में जो फर्स्ट वाली संज्ञा है विजय, उसका इंग्लिश बनाया, उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस लगाया, और फिर जो सेकंड वाली संज्ञा है उसका इंग्लिश लिख दिया फ्रेंड। तो इस तरह से विजय के दोस्त की बहन का इंग्लिश क्या होगा, द सिस्टर ऑफ विजय's फ्रेंड। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, राहुल के भाई की मृत्यु, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, द, उसके बाद में अंतिम संज्ञा का अंग्रेजी बनाया डेथ, फिर ऑफ, फिर पहली वाली संज्ञा लिखी, उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस, और फिर दूसरी वाली संज्ञा का प्रयोग कर दिया। इस तरह से राहुल के भाई की मृत्यु का इंग्लिश होगा द डेथ ऑफ राहुल्स ब्रदर। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, रजनी के दोस्त की शादी, तो क्या इसका पॉजिटिव केस मैंने सही ढंग से बनाया या नहीं बनाया? आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें, तो रूल नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि यदि व्यक्ति के नाम के साथ अपोस्ट्रोफ एस जोड़ दिया जाए तो इससे उसके घर का पता चलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है, आई वेंट टू राहुल्स, मतलब यहाँ पर मैं राहुल के घर पे गया। अब यहाँ पे राहुल का मतलब ये नहीं है कि मैं राहुल के गया, नहीं, क्योंकि राहुल के बाद में यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर राहुल का नाम राहुल नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया जो राहुल है उसका मतलब है कि राहुल का घर। तो इसका हिंदी क्या होगा, आई वेंट टू राहुल, मतलब मैं राहुल के घर पे गया। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आई वेंट टू राहुल, तो देखिए दोस्तों ये सेंटेंस ही बिल्कुल सही जच नहीं रहा है। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे यह था कि आई वेंट विद राहुल, तो मतलब होता है कि मैं राहुल के साथ गया, लेकिन इस सेंटेंस का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस तरह से यदि हम रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ें
रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि निम्न संज्ञाओं का पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, आपको मैंने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का पहले हिंदी लिखा है भूत की कहानी। तो देखिए दोस्तों, ये गलती मत कर बैठना आप कि भैया इसके बीच में तो क्या है, की आ रहा है ना, तो क्या बनेगा, भूत सजीव है इसलिए घोस्ट, फिर आप अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे घोस्ट्स, फिर कहानी का अंग्रेजी क्या होगा, स्टोरी। तो ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, आपकी सुविधा के लिए मुझे पता है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, याद करने में बहुत परेशानी आएगी, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, ये जो ब्लू इंक में मैंने लिखा है ना, स्टोरी, रेट, इंश्योरेंस, बिल, टिकट, डिपार्टमेंट, मैच, माइन, हॉलीडेज, क्लोथ्स, और इसी तरह से बहुत सारे जो मैंने ब्लू इंक में लिखे हैं ना, तो आपको ये याद रखना है, यदि दी गई दो संज्ञाओं में जो लास्ट वाली संज्ञा है ये ब्लू इंक वाली कोई सी भी आ जाए, तो इसका मतलब है इनका जो पॉजिटिव केस होगा वो अपोस्ट्रोफ एस या फिर ऑफ जोड़कर नहीं बनाया जाता है। जैसे मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पाई स्टोरी, तो इसका हिंदी होता है जासूस की कहानी। तो देखिए दोस्तों, की आने के बावजूद भी हमने अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया है। मर्डर स्टोरी, वाटर रेट, इलेक्ट्रिसिटी रेट, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्यों ना हो, किसी भी तरह का बिल क्यों ना हो, किसी भी तरह की माइन, किसी भी तरह की छुट्टियां, हॉलीडेज, किसी भी तरह के किसी भी सीजन के कपड़े हो चाहे से, या किसी भी प्रकार की लिस्ट हो, या किसी भी व्यक्ति के लिए बनाया गया कमरा हो, या कहीं की भी लाइब्रेरी हो, या किसी भी प्रकार का मेडल हो, या फिर डोर, इंजन, ग्राउंड, बोर्ड, लाइसेंस, पेपर, तो ये जो शब्द आते हैं ना, इनका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ का प्रयोग नहीं करते। तो अगला नियम है रूल नंबर 7। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 7 जो है टोटली इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, रूल नंबर 7 को आगे समझें, उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इससे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, मतलब वो अनिश्चित होती है, ना तो हम उसका नाम जानते हैं ना उसका कोई पता जानते हैं, तो ऐसी संज्ञाओं को हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक संज्ञा। तो अनिश्चयवाचक संज्ञाओं के स्थान पर जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, ऐसे ही कुछ और हैं, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी दो तरह के प्रोनाउन होते हैं, एक तो वो जो सजीव संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और दूसरे वो जो निर्जीव संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनडेफिनिट प्रोनाउन में आने वाले ऐसे प्रोनाउन जो कि मैंने इस बॉक्स में लिख रखे हैं ना, इन प्रोनाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है क्योंकि ये सजीव होते हैं, जबकि ये जो समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ये जितने भी मैंने इनडेफिनिट प्रोनाउन लिखे हैं इनका पॉजिटिव केस बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, द थीफ हैज स्टोलन द पर्स ऑफ समवन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समवन आया ना वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, सजीव संज्ञाओं के लिए। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव केस है द पर्स ऑफ समवन नहीं होगा, क्या होगा, समवन्स पर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ना अपोस्ट्रोफ एस। क्यों अपोस्ट्रोफ एस क्यों जोड़ा, क्योंकि समवन का प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है, इसलिए समवन के बाद में अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर इसका पॉजिटिव केस बनाया जाता है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल में आपको दे रखा है ही नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, बोले वो हर चीज की जो कीमत होती है ना वो जानता है। तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग किसके लिए आता है, निर्जीव संज्ञा के लिए आता है। अब निर्जीव संज्ञा के लिए आता है तो हम ऑफ का यूज करेंगे, और ऑफ का यूज किस तरह से करना है मैंने बताया था ना आपको कि पहले द लगाओ, फिर आप क्या लगाओगे, दूसरी वाली संज्ञा का अंग्रेजी बनाओगे, फिर ऑफ, और फिर आपको एवरीथिंग का यूज करना है। अगर हम बात करें रूल नंबर 8 की, तो दोस्तों रूल नंबर 8 थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 8 में हमें यह पता चलता है कि यदि पॉजिटिव केस का प्रयोग
एज देन के पहले भी किया जा रहा है ना, या तो एज या फिर देन, इन दोनों से पहले भी किया जा रहा है ना किसी भी प्रकार के पजेसिव केस का प्रयोग, तो भैया ध्यान रखना आप इनके बाद में भी हम पजेसिव केस का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रूल नंबर 8 को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, मीना's ब्रदर इज एज हैंडसम एज करीना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज और एज आ रहा है और उससे पहले मीना's ब्रदर, ये पजेसिव केस है ना, इसका प्रयोग एज के पहले हो रहा है ना, तो भैया एज के बाद में भी पजेसिव केस का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो करीना लिखा हुआ है ना वो गलत है। और वैसे भी अगर हम इसका हिंदी बनाएं तो ये होगा कि मीना का जो भाई है ना वो उतना सुंदर है जितना करीना है। तो देखिए ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना वो कंपैरिजन हो रहा है भाइयों के बीच में, न कि मीना या फिर करीना के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर करीना की जगह क्या यूज करेंगे, करीनाज। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे मीना के बाद में ब्रदर एक वचन है ना, तो एक वचन के लिए आप दैट ऑफ का यूज करो और फिर आप करीना यूज कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, द क्लाइमेट ऑफ माउंट आबू इज बेटर देन दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो तुलना हो रही है ना वो किन के बीच में हो रही है, क्लाइमेट के बीच में या माउंट आबू और दिल्ली के बीच में? क्योंकि हिंदी बनाने पर ये पता चलता है कि माउंट आबू का जो क्लाइमेट है ना वो दिल्ली से अच्छा है। यहाँ पे दिल्ली से अच्छा नहीं, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है माउंट आबू का क्लाइमेट। तो यहाँ पे ये गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि देन से पहले देखिए दोस्तों, द क्लाइमेट ऑफ माउंट आबू, यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है ना, निर्जीव चीजें हैं इसलिए यहाँ पे पजेसिव केस का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए देन के बाद में भी पजेसिव केस का यूज होना चाहिए था। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, दिल्ली के स्थान पर द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द क्लाइमेट ऑफ माउंट आबू इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। या फिर आप चाहो तो आपको पता है क्लाइमेट एक वचन है, तो आप यहाँ पे दैट ऑफ का यूज करके और दिल्ली लिख सकते हो। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में भी आप देखना चाहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि द गर्ल्स ऑफ मुंबई आर सो गुड एज जयपुर। तो ये सेंटेंस कहना चाहता है कि मुंबई की जो लड़कियां हैं वो जयपुर की लड़कियों के समान ही अच्छी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जयपुर आना चाहिए था क्या? नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था द गर्ल्स ऑफ जयपुर। या फिर आप उनकी जगह दोज ऑफ का यूज करके और जयपुर लिख सकते हो। तो दोज ऑफ का यूज कहाँ होता है, जब संज्ञा क्या हो, बहुवचन हो, और उस बहुवचन संज्ञा के स्थान पर हमें किसी प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम दोज ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में एक वचन संज्ञा के स्थान पर जो प्रोनाउन था दैट ऑफ का यूज किया था हमने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल आपके जो रूल नंबर 8 है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये रूल समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करें रूल नंबर 9 की, तो रूल नंबर 9 हमें ये कहता है कि यदि दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो, देखिए दोस्तों दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो तो हम उनका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे। यदि दोनों का एक साथ अधिकार जताना हो किसी चीज पर तो अंतिम संज्ञा के बाद में अपोस्ट्रोफ एस लगा दो। यदि दोनों का अलग अलग अधिकार जताना हो तो दोनों संज्ञाओं के बाद में अपोस्ट्रोफ एस लिख दो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज मोहन एंड सोहन शॉप। तो ये हिंदी क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो दुकान है ना मोहन और सोहन दोनों की है। पता कैसे चला मुझे कि ये दोनों की है? क्योंकि यहाँ पे मैंने मोहन एंड सोहन नाम जब देखा तो मैंने जो अंतिम संज्ञा थी ना उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस लगाया है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो दुकान है सोहन और मोहन दोनों की है। जबकि सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, दिस इज मोहन्स एंड सोहन्स शॉप। मतलब ये जो दुकान है ना वो मोहन की अलग है और सोहन की दुकान अलग है, यानी कि दोनों की दुकान एक ही नहीं है, दोनों की दुकान अलग अलग है। तो अपोस्ट्रोफ एस अंतिम संज्ञा के बाद में लगाने से किसी विशेष चीज पर उन दोनों का एक साथ अधिकार होता है। लेकिन यदि प्रत्येक संज्ञा के बाद में आप अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर रहे हो तो मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर चीज पर उन सभी का अधिकार अलग अलग है, मतलब वो चीज हर व्यक्ति की अलग अलग है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बहुत ही मजेदार चीज है दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में आया तो इसमें, और उम्मीद करता हूँ समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है और वो सेंटेंस इस तरह से है, रघु एंड किशन्स वाइफ। क्या ये पॉसिबल है? मैंने आपको नियम क्या बताया था? नियम ये बताया था कि यदि दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो, यहाँ पे रघु और किशन दो संज्ञाएं हैं और यहाँ पे ये दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं, यदि अंतिम संज्ञा के अंत में अपोस्ट्रोफ एस लगाओगे तो किसी संज्ञा पर इन दोनों का स्वामित्व होगा। अब इसका हिंदी बनाए, रघु एंड किशन दोनों की पत्नी। क्या ये संभव है? मतलब पत्नी पर जो अधिकार है वो रघु का भी है और किशन का भी है। एक ही बेचारी पत्नी है और उस एक पत्नी पर रघु और किशन दोनों का अधिकार हो सकता है सेम?
नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि रघु और किशन्स वाइफ जो ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है। अगर हम बात करें रूल नंबर 10 की, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि संयुक्त संज्ञाओं का पॉजिटिव केस बनाने के लिए उनके अंतिम शब्द में अपोस्ट्रोफ एस जोड़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, माय फादर्स इन लॉ हेल्थ इज गुड, यानी कि मेरे जो ससुर हैं उनका स्वास्थ्य अब ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फादर इन लॉ जो है ना, ये एक संयुक्त शब्द है, कंपाउंड नाउन है। तो यहाँ पर जो अंतिम शब्द है ना लॉ, इसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस का यूज होना चाहिए था, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हुआ और इसका सही जो फॉर्म है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम दो शब्दों को थोड़ा गहराई से देख लेते हैं, एक है ग्रैंडफादर, एक है मदर इन लॉ। चलो हम पहले देखते हैं ग्रैंडफादर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ग्रैंडफादर का बहुवचन क्या होगा? ग्रैंडफादर्स। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य शब्द है फादर, उसके अंत में मैंने एस जोड़ दिया। लेकिन इसका पॉजिटिव केस क्या होगा? या पॉजिटिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो अंतिम संज्ञा है उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस जोड़ा जाता है। अब यदि मैं बात करूं मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ का बहुवचन क्या होगा? मदर्स इन लॉ, क्योंकि यहाँ मुख्य शब्द क्या है? मदर, उसके बाद में एस जोड़ा। जबकि हमें पॉजिटिव केस जोड़ने के लिए हर हालत में जो अंतिम शब्द होता है ना, उसी के अंत में अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम बात करें रूल नंबर 11 की, तो रूल नंबर 11 हमें ये कहता है कि जो हिजिंग साउंड वाले संज्ञाएं होती है ना, उनका पॉजिटिव केस बनाने के लिए केवल अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल में, सुकराट्स आइडियलिज्म, पाइथागोरस थ्योरम, फॉर गुडनेस सेक, जीसस लाइफ, आर्किमिडीज लॉ। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे शुरू वाले जिनमें एस साउंड करता है, मतलब बाद में ये वाली आवाज इसमें जरूर निकलती है। जैसे सुकराट्स, पाइथागोरस, फॉर गुडनेस, जीसस, आर्किमिडीज। तो इसमें जो लास्ट वाले जो अक्षर आ रहे हैं ना, उनका उच्चारण हिसिंग साउंड वाला है, इसलिए हम इनका पॉजिटिव केस केवल अपोस्ट्रोफ जोड़कर ही बनाते हैं। अगर हम अब बात करें रूल नंबर 12 की, तो रूल नंबर 12 हमें ये कहता है कि यदि निर्जीव संज्ञा का प्रयोग सजीव संज्ञा की तरह किया जाए, मतलब पर्सनोफिकेशन बोलते हैं, तो यानी कि निर्जीव चीज में प्राण डाल देना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पर्सनोफिकेशन, मतलब सजीव संज्ञा की तरह निर्जीव संज्ञा का इस्तेमाल करना। तो ऐसी स्थिति में भी हम, भले ही वो निर्जीव क्यों ना हो, फिर भी हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उस शब्द के बाद में अपोस्ट्रोफ एस जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए नेचर्स लॉ। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्रकृति का नियम। ये प्रकृति निर्जीव है, लेकिन हमने इसका पर्सनोफिकेशन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया नेचर्स लॉ। ऐसे सोरोस टीयर्स। चलो दोस्तों, मुझे अब ये बताओ कि दुख के कभी आंसू होते हैं? आंसू तो इंसानों के होते हैं। तो मतलब सोरो का इस्तेमाल हम एक सजीव की तरह कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सोरोस टीयर्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसे नेचर्स ब्यूटी एट डेथ्स डोर। अब ये बताओ, मृत्यु का कभी कोई दरवाजा होता है क्या? नहीं होता ना, दरवाजे तो हमारे मकानों के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन शब्दों का हमने मानवीकरण कर दिया। फॉर्चून्स फेवर, डेथ्स आइसी हैंड। अब अगर हम बात करें इस वीडियो का जो लास्ट वाला रूल है और जो केस वाला टॉपिक है, उसका पॉजिटिव केस बनाने का जो लास्ट वाला रूल है, वो है रूल नंबर 13। ये बहुत ही इजी नियम है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव केस के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी आर्टिकल क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या ये मैंने लिख तो दिए यहाँ पे, ए, एन और द, पर आर्टिकल के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पूरी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रूल नंबर 13 क्या कहता है हमें कि पॉजिटिव केस के बाद में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रवीज ए ब्रदर, रवीज द ब्रदर। तो देखिए दोस्तों, रवीज ये क्या है? पॉजिटिव केस में। इसी तरह से नीचे भी पॉजिटिव केस का इस्तेमाल किया गया है, तो लेकिन ए और द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है यदि पहले वाली संज्ञा पॉजिटिव केस में है तो इसका सही क्या होगा? रवीज ब्रदर। तो उम्मीद है दोस्तों कि संज्ञा के पॉजिटिव केस बनाने के नियम होते हैं, वो सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगा है कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर एडवांस नॉलेज मिला है और ये चीजें आपने कभी देखी नहीं थी और आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में लाइक भी करिए। यदि इस वीडियो में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, जो रूल्स हैं, आपको पहली बार पढ़ने को मिले हैं और आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करिए। और साथ साथ में जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, वो कोचिंग की भारी भरकम फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज ऐसे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये वीडियो आप शेयर जरूर करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने केस से रिलेटेड जो टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है
उसमें हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस और वोकेटिव केस के बारे में बात की थी। और साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियोस में पजेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में भी आपको मैंने लगभग 13 रूल्स बताए थे, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पजेसिव केस में से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यानी ये जो एक्सरसाइज है वो केस वाले टॉपिक से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करवाया था वो कुछ इस तरह से है, फाइंड आउट एरर पार्ट। इसका मतलब है कि आपको मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रखे हैं आपके लिए, और इन सेंटेंसेस में जो भी हिस्सा, इनका जो भी हिस्सा है, जो कि प्रत्येक 5 हिस्सों में बटा हुआ है ना, हर वाक्य 5 हिस्सों में बटा हुआ है, तो आपको प्रत्येक हिस्से में कोई ना कोई गलती नजर आएगी। जैसा कि आपको पता है कि वो जो गलती है वो किससे रिलेटेड होगी, वो केवल और केवल पजेसिव केस से रिलेटेड होगी, क्योंकि इससे संबंधित ही जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस में है मिस्टर प्रवीण डज नॉट लाइक हिज वाइफ स्नोरिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग। तो दोस्तों, अगर हम इस सेंटेंस का हिंदी बनाएं तो हिंदी कुछ इस तरह से होगा, मिस्टर प्रवीण सोने के दौरान अपनी वाइफ के खर्राटों को पसंद नहीं करता है। मतलब वो जो खर्राटे हैं वो परेशान करते होंगे, और एक्चुअल में ये होता भी है ये मेरे साथ ही होता है। मतलब जब भी मेरी वाइफ सो रही होती है तो वो खर्राटे लेती है, और खर्राटों से मुझे दिक्कत होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी वाइफ नहीं देख ले, नहीं तो वो सोचेगी कि मेरे बारे में आपने बात की, तो इसका मतलब ये है आपको खाना नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इस सेंटेंस की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है हिज वाइफ स्नोरिंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो स्नोरिंग है यहाँ पे जिरंड के रूप में आया है। अब ये जिरंड क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म में यदि आप आईएनजी लगा दो तो वो जिरंड बन जाता है। तो यदि जिरंड से पहले कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन हमेशा पजेसिव केस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से जो थर्ड पार्ट है उसका ये होना चाहिए था, हिज वाइफ स्नोरिंग। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। इसमें लिखा हुआ है आई नो दैट, मैं जानता हूं कि इट इज माई हाउस, कि यह मेरा घर है, बट दैट इज समबडीज एल्स, लेकिन वो जो घर है वो किसी और का घर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें ये लिखा हुआ है somebody's else। देखिए मैंने आपको नियम बताए भी थे। somebody जो एक प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो somebody के बाद में अपोस्ट्रोफ s का यूज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों somebody के साथ में else का प्रयोग भी किया जा रहा है, इसलिए अपोस्ट्रोफ s somebody के बाद में न आकर somebody else के बाद में आना चाहिए था। तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, I know that it is my house but that is somebody else's। ठीक है दोस्तों, अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है who has made, किसने बनाया है the house's door, घर का दरवाजा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें द हाउसेस डोर लिखा हुआ है, यानी कि इसका पजेसिव केस बनाने के लिए हमने क्या जोड़ा है? अपोस्ट्रोफ एस। जबकि आपको पता है ये दोनों, डोर और हाउस, दोनों निर्जीव हैं, तो इनका पजेसिव केस अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर नहीं बनता है। तो सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था, हु हैज मेड द डोर ऑफ द हाउस। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि द प्लस दूसरी संज्ञा प्लस ऑफ प्लस द प्लस पहली संज्ञा। इस तरह से इसमें पार्ट 4 में गलती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो फोर्थ सेंटेंस में जो पार्ट नंबर 4 है उसमें फॉर गुडनेस सेक लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गुडनेस है वो हिसिंग साउंड वाला एक नाउन है, और इसका नियम ये था कि जो भी हिसिंग साउंड वाले वर्ड होते हैं या नाउन होते हैं उनका पजेसिव केस बनाने के लिए केवल और केवल अपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है, एस का यूज नहीं किया जाता। इसलिए फोर्थ सेंटेंस में जो फोर्थ पार्ट है वो गलत लिखा हुआ है। अगर इसी तरह से आगे और बढ़े अपन तो पता चलता है फिफ्थ सेंटेंस में ए फ्रेंड ऑफ राकेश वाज ऑन द ट्रेन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में पजेसिव केस बनाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया है, जबकि हमें पता है कि राकेश और फ्रेंड दोनों ही सजीव हैं, लिविंग नाउन है, इसलिए इनका पजेसिव केस कैसे बनना चाहिए था? अपोस्ट्रोफ एस लगाकर। तो इस तरह से ए फ्रेंड ऑफ राकेश की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए था? राकेश's फ्रेंड वाज ऑन द ट्रेन। इसी तरह से यदि सिक्स्थ सेंटेंस की तरफ देखें तो इसमें लिखा हुआ है द लाइफ ऑफ द ऑनेस्ट मैन इज मोर टफर देन दैट ऑफ द डिसऑनेस्ट मैन्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देन का यूज हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और देन से पहले अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे पजेसिव केस आ रहा है ना,
द लाइफ ऑफ द ऑनेस्ट मैन। तो दोस्तों देन के बाद भी पॉजिटिव केस का इस्तेमाल होना चाहिए था, और इस नियम में मैंने आपको बताया था, ये शायद मेरे हिसाब से रूल नंबर 8 था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, वो रूल नंबर 8 से लिया गया सेंटेंस है ये। तो देखिए दोस्तों, आप अगर पॉजिटिव केस बनाना चाहते हैं तो दैट ऑफ द डिसऑनेस्ट मैन लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं द डिसऑनेस्ट मैन्स, लेकिन आप दैट ऑफ का यूज भी कर रहे हो और लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस का यूज भी कर रहे हो, तो दोनों में से किसी एक का यूज करिए। तो देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट मैन है ना, उसकी लाइफ ज्यादा परेशानी भरी होती है बजाय किसके, बेईमान आदमी की लाइफ के। तो यहाँ पर दैट ऑफ द डिसऑनेस्ट मैन आना चाहिए था, दैट ऑफ द डिसऑनेस्ट मैन्स नहीं आना चाहिए था, मतलब अपोस्ट्रोफ एस का यूज गलत है। देखो दोस्तों, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस एक्सरसाइज को समझना है तो इससे पहले जो मैंने केस से रिलेटेड 3 वीडियोस बनाए थे, प्लीज आप उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आए। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज हिज नेक्स्ट वीक प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट 4 है ना इस सेंटेंस का, वो है नेक्स्ट वीक प्रोग्राम। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक्स प्रोग्राम आना चाहिए था, क्योंकि यदि हम इसकी हिंदी भी बनाए ना तो क्या होगा, अगले सप्ताह कार्यक्रम। तो सही बैठ नहीं रहा है, ये होना चाहिए था अगले सप्ताह का कार्यक्रम। तो का, की और के अर्थ के लिए हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अगर बात करें सेंटेंस नंबर 8 की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज ए स्टूडेंट ऑफ 4 years डिग्री कोर्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 4 years डिग्री कोर्स, तो ये आपको दिखने में तो बहुत सही दिख रहा होगा, लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के बाद में आने वाली संज्ञा बहुवचन रूप में होती है, और बहुवचन रूप कैसे होता है, YEARS। अगर बहुवचन संज्ञा है तो उसका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफ लगाकर। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना 4 years, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ईयर्स की स्पेलिंग है ना यहाँ पे वो गलत है। गलत कैसे गलत है, YEAR और एस आना चाहिए था, और उसके बाद में अपोस्ट्रोफ आना चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो ये ए वाला पार्ट था ना, एरर ढूंढने वाला, एरर फाइंड आउट करने वाला, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हम केस में अगर दूसरे तरह के क्वेश्चंस की बात करें, तो जो बी पॉइंट है वो ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। आपको ब्रैकेट्स में 2 वर्ड दे रखे हैं पॉजिटिव केस से बने हुए, आपको इन दोनों शब्दों में से किसी एक उपयुक्त शब्द को चुनना है, उस शब्द को खाली स्थान में भरना है। यदि हम देखें फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इज डर्टी। अब बताइए क्या आना चाहिए, द टॉप ऑफ द पोट या द पोट्स टॉप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी इस तरह से होगा इसका कि जो बर्तन है उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा गंदा है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द टॉप ऑफ द पोट या द पोट्स टॉप। देखिए दोस्तों, आपको पता है टॉप और पॉट ये दोनों ही निर्जीव हैं, तो यहाँ पे सही क्या बैठ रहा है, द टॉप ऑफ द पोट। ये पॉजिटिव केस सही है। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन्स लाइफ या द लाइफ ऑफ एवरीवन। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है ना, एवरीवन सजीव संज्ञाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एवरीवन्स लाइफ इज शॉर्ट। हमें पता है ना कि सभी का जीवन बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे सही कौन सा ऑप्शन होगा, एवरीवन्स लाइफ, क्योंकि द लाइफ ऑफ एवरीवन अगर ऑफ का इस्तेमाल करना है तो वो निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से यदि थर्ड सेंटेंस देखें, माई एंग्री सन्स ब्रोक, मेरे गुस्सैल बच्चों ने तोड़ दिया। क्या तोड़ा, टेबल्स लेग आना चाहिए या द लेग्स ऑफ द टेबल आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम निर्जीव संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टेबल के पाए होते हैं वो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, और टेबल भी निर्जीव होती है। तो यहाँ पे आएगा द लेग्स ऑफ द टेबल। अगर फोर्थ सेंटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई खालिस्तान जॉब इज गुड। अब बताइए क्या आएगा, स्टेप सिस्टर या स्टेप सिस्टर्स। तो दोस्तों जाहिर है यहाँ पर पॉजिटिव केस वाला कौन सा शब्द है, स्टेप सिस्टर्स, तो ये इस खालिस्तान में भरा जाएगा। इसी तरह से बात करें फिफ्थ सेंटेंस की, तो वो है हिज सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल एज विकी और विकीज। तो देखिए दोस्तों, एज का इस्तेमाल हो रहा है, एज से पहले यहाँ पर पॉजिटिव केस वाला प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी नाउन का पॉजिटिव फॉर्म ही यूज लिया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा विकीज। तो दोस्तों सिक्स्थ वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए ये आप मुझे जरूर बताइए, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मुझे ये जरूर कहना होगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकालकर आप मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपको इस वीडियो में यदि कुछ अच्छा नॉलेज मिला है और यदि चीजें समझ में आ रही हैं
तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा, नया वीडियो मेरे द्वारा जो भी अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।